राइट। तो याद रखो बेटा, आपको लास्ट क्लास में जब हमने करवाया था तो वो क्वेश्चन सर्किट्स के हम लोगों ने बहुत सारे इक्विवेलेंट्स के थ्रू निकाला, केवीएल और केसीएल प्रोसेस का यूज किया था। आज आपको मैंने आपको ग्रुप में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का दिया है, राइट। उसको ट्राई करना, अभी मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। पहला असेसमेंट है, तो आपको मैं बताते जाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, राइट। देखो मैं आपको, चलो अगर उसी से स्टार्ट करूं तो देखो बेटा, क्वेश्चंस अप्लाई एक स्किल जो हम डेवलप करेंगे अभी के टाइम में, वो ऐसे करेंगे कि हमें कैसे याद आए कि वो फॉर्मूला क्या क्या लगाना है, राइट। जैसे अगर मैं आपको ये सब अभी देखना मत चीजों को, ठीक है। क्वेश्चंस जब आएंगे आपको हमेशा याद रखना है कैसे काम करना है। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर जी शोज जीरो डिफ्लेक्शंस if the battery A, B have negligible internal resistance, the value of the resistor R। इस टर्म में क्वेश्चंस पूछेगा कि R का क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी पूछा जाएगा किसी ब्रांच का, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है या उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, कुछ भी ऐसा पूछ रहा है या उसका रेसिस्टेंस कितना है, हमेशा मेरे लिए क्या दिमाग में आएगा, केसीएल एंड केवीएल करना है, राइट। केसीएल एंड केवीएल करना है। आपको मालूम है कैसे अप्लाई करना है, किसी भी सर्किट पे क्या करना है। एक ऐसा पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां पे जीरो अज्यूम करना है, जैसे कि इस केस में है, और फिर फर्दर जितने भी होते जाएंगे उसके रिस्पेक्ट में लिखते जाएंगे। जहां पे जैसे रेसिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पे अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वहां एक्स और वाई लिखेंगे, राइट। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, किसी एक नोड से करंट फ्लो करेंगे, जितना वो ब्रांचेस में बढ़ते जाएगा सबको लिखेंगे, लिख देंगे, ये कर देंगे। पहला हमने वी को सबको हर पॉइंट पे कर दिया, आई बहा दी किसी एक नोड से। थर्ड क्या करेंगे, सबके अक्रॉस जितने भी रेसिस्टर है उसके अक्रॉस ओहम्स लॉ लिखते जाएंगे। यही 3 काम करना है, ठीक है। ये दिमाग में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपको यहां पूछ रहा है कि द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट। यहां जब टोटल करंट इन द सर्किट या सप्लाइड टू द सर्किट जब आपके पास आए तो आपको माइंड में क्या करना है, यहां कुछ ना कुछ पैटर्न के हेल्प से क्वेश्चन होगा। पैटर्न के हेल्प से क्वेश्चन मतलब आर इक्विवेलेंट या तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। जैसे यहां पूछ रहा है द आई करंट इन द सर्किट, जब आई पूछा जा रहा है तब आपको क्या सोचना है, कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा मुझे यहां पे, ठीक है। ऐसे आगे क्वेश्चंस करते जाओगे। ये विद स्टोन ब्रिज का है, ये वाला उस समय मैं करोगे ट्राई तो उसके समझाऊंगा। ये देखो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द करंट आई फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स। अगर करंट इससे पूछ रहा है कि बैटरी से कितना निकल रहा है या करंट इस सर्किट में क्या है, दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉम्बिनेशन कोई ना कोई होगा, पैरेलल होगा, सीरीज होगा, मिक्स्ड होगा या व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। समझ में आया, ऐसे सोचना है, ठीक है। अगर यस सर। नेक्स्ट चलू तो जैसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी। अब बी और डी के अक्रॉस पूछ रहा है ना, 2 पॉइंट के अक्रॉस वाला जब आए केवीएल एंड केसीएल बेसिक रूल लगाना है मुझे, ठीक है। अप्रोचेस देखो, अप्रोचेस कैसा है, यहां पे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ आई, आई क्या है, आई इस ब्रांच में करंट पूछ रहा है ना, तो मुझे क्या लगाना है, केवीएल केसीएल। आई इन द सर्किट पूछे, इन द सर्किट, तो मुझे कोई ना कोई वो क्या कॉम्बिनेशंस के हेल्प से बनेगा। आई किसी एक ब्रांच में पूछे कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, या इस ब्रांच में जो भी हो सकता है, इस मान लेते हैं कि इस ब्रांच को वो सेलेक्ट करेगा, ये ब्रांच एक सेलेक्ट किया, इस ब्रांच के 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जब ये पूछे तो मुझे केवीएल केसीएल की याद आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। और अगर सिर्फ सर्किट में पूछे या बैटरी से कितना करंट निकल रहा है तो कॉम्बिनेशंस का मुझे याद आना चाहिए। ये देखो यहां पूछ रहा है कि व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से पूछ रहा है ना,
कोई ना कोई मुझे कॉम्बिनेशन की याद आनी चाहिए, या तो मिक्स्ड होगा, इसको तोड़ तोड़ के मैं सिंप्लीफाई करूंगी या करूंगा, और फिर उसके बाद आई का वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, सारे में ऐसे ही करना है। ए और बी के अक्रॉस आपको एक ब्रांच में किसी ए और पॉइंट के बी के अक्रॉस कर रहा है, आपको केवीएल केसीएल की याद आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ये केवीएल केसीएल पे है। इस क्वेश्चन को कीजिएगा, आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस द लोड लाइज बिटवीन। अब यहाँ पे आपको केवीएल और केसीएल की भी याद आ सकती है कि भैया दो, इस वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर मुझे बोल रहा है, लोड रेसिस्टर, इसके अक्रॉस मुझे निकालना है, तो यहाँ केवीएल केसीएल का भी यूज कर सकता हूं क्या? लेकिन यहाँ पे बैटरी कॉम्बिनेशन भी बन सकता है क्या? बैटरी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। वहां पे आपको केवीएल केसीएल में जब भी लगाना है, आपको कुछ कुछ मैं पॉइंट इसके एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, जहां पे कि किस पॉइंट को जीरो माने तो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे पास केवीएल और केसीएल के बाद आता क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाते हैं, उसको सॉल्व करना रहता है, वहां प्रॉब्लम है। ठीक है, Yes, sir. ये रेजिस्टेंस याद कीजिए, इसको कैपेसिटर वाले में किया था क्वेश्चन ऐसा वाला, कि वहां पे कैपेसिटर ऐसा रहता था, यहाँ कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन था। मैंने आपको जो बोला था, ये इनफिनाइट सीरीज के क्वेश्चंस अगर आए तो आप देखो, यहाँ दो पॉइंट के अक्रॉस अगर लेता हूं ए और बी, तो ये पूरा हमारे पास क्या है, एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है पूरा, जो इनफिनाइट तक चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन में अगर मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से ब्रेक करता हूं और ए और डैश और बी डैश बोलता हूं, तो क्या ए और बी से जैसा दिख रहा है सर्किट, लगभग लगभग एक छोटा सा पैटर्न इसमें से हटा दिया, एक छोटा सा पैटर्न मैंने हटा दिया, उससे क्या ये पैटर्न बिल्कुल सेम दिख रहा है। यहां से जैसे ए से मैं देखता था तो मुझे यहाँ पे एक ओहम दिखता था, फिर उसके बाद वो डिवाइड होता था, फिर एक ओहम नीचे 4 ओहम, फिर ए डैश से भी मैं देखूंगा तो ऐसा ही होगा, सॉरी ए डैश यहां बनेगा। ये एक खा गया, मैं एक पैटर्न खा गया, तो लगभग लगभग ये बराबर है। तो इसको क्या करूंगा, मैं एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूंगा ये पूरे वाले को, और ये आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के क्रॉस भी वही आर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मैंने बोला कि इन्फिनाइट में से अगर मैं -1 करता हूं तब भी वो इन्फिनिटी ही रहता है। तो मैं ए और बी के अक्रॉस अगर देख रहा हूं ये इसको कॉम्बिनेशन को, तो ए डैश और बी डैश का अगर अक्रॉस देखता हूं तो भी मुझे वो कॉम्बिनेशन वैसे दिखेगा, क्योंकि ये पैटर्न चलता जा रहा है। ये पैटर्न, ये देखिए ये पैटर्न सेम, ये पैटर्न देख रहे हैं, यही चलता जा रहा है, काजू सा बनता जा रहा है, ऐसा बनते जा रहा है, ये एक पैटर्न, ये एक पैटर्न और ये एक पैटर्न, ये तीनों वही चलते जा रहे हैं, ये पैटर्न्स। और ये कितने पैटर्न्स है, सब इनफिनाइट नंबर ऑफ पैटर्न है ये। ठीक है, ये ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस इसमें ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा सबको। लेकिन क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। सेम चीज, द करेंट थ्रू 1 ओहम, अगेन 1 ओहम के थ्रू करंट पूछ रहा है, एक ब्रांच में एक करंट स्पेसिफिक रेजिस्टर में पूछ रहा है मुझे कि इसके थ्रू कितना जा रहा है, केवीएल के सेल की याद आएगी। यहां पूछ रहा है द आई फ्लोइंग थ्रू एसी, एसी से क्या बह रहा है, केवीएल के सेल की याद आएगी। Yes, sir. ठीक है, और चीजों को और शॉर्ट भी करके देखना चाहिएगा, तो देखिए आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं बहुत सारी चीजें आपको दिखती जाती है। ये देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहें तो एक और अप्रोच लगा सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि ये देखिए सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है एक टाइप से, और इसके ऊपर एक ऐसा देखिए एक और कॉम्बिनेशन लगा हुआ है ये रेसिस्टर का, ये रेसिस्टर देखो ऐसा है, इसका अर्थ क्या है, इसको एक ऐसे पैरेलल एक ड्रॉ कर दिया गया है,
यानी ये एक ऐसा, इसको अगर आप भूलना चाहो तो ऐसा देख सकते हो, इसको यहां से 4 ओहम और फिर यहां से 4 ओहम। तो ये देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद जो इसका आर इक्विवेलेंट आएगा अक्रॉस एसी, फिर वो वाला इसके साथ पैरेलल में होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि सिंप्लीफाइड वर्जन से भी आंसर आएगा। आप ट्राई करते जा रहे हो यही अप्रोच को। सेम चीज यहां देखिए, कलर कोडिंग का भी इस्तेमाल हो सकता है कि आखिर एक किसी रेसिस्टर का कलर कोड करके वैल्यू बताया है। आपको याद कीजिएगा कि जब मैंने आपको बताया था तो वो फॉर्मूला, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब फिल्ड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, वो चीज कैसे लिखते हैं, सारा कुछ इसमें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे सिंप्लीफाइड वर्जन्स में जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई कीजिएगा, अप्रोच लाइएगा, कैसे मुझे मालूम चले कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और करके ये क्या करना है, मंडे को, ये सॉरी मंडे बोल रहा, सैटरडे तक कर लेना है। सैटरडे को 4 बजे इसके ऊपर क्लास होगा, ठीक है। सर। सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले मैं ऐसे ही बात कर लेता हूं कि आप जो वायर को यूज करते हैं उसको कहते हैं कंडक्टिंग वायर, और उसको पूरा नाम बोले तो नॉन रेसिस्टेंट कंडक्टिंग वायर कहते हैं। यानी ये जो वायर हम यूज करते हैं जो सर्किट में ड्रॉ करने के लिए, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। जब रेसिस्टेंस कहाँ मिलता है, मुझे रेसिस्टर के पास मिलता है। रेजिस्टर भी क्या होता है, एक प्रकार से कंडक्टिंग मटेरियल ही है, लेकिन उसकी रेसिस्टिविटी कुछ पॉजिटिव नंबर है, नॉन जीरो है, और इसकी जो है वो एकदम जीरो है या लो है, बहुत लो है। तो इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं बोलूं कि रेसिस्टर होता क्या है, एक प्रकार से वो भी कंडक्टर है, उसके अंदर कुछ रेसिस्टिविटी है। जो हम जिस कंडक्टिंग वायर की बात करते हैं, जो कनेक्टिंग वायर खासतौर से उसको नाम दे कि दो पॉइंट को, रेसिस्टर के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को, और फिर बैटरी के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, कनेक्ट करता है, तो इसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं। तो कनेक्टिंग वायर कैसा हम लेते हैं, जिसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कह दे कि एक वायर है जो मेटल का बना हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है, इसका अर्थ है कि उसके अंदर रेसिस्टिविटी नॉन जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपके पास बोल रखा है कि पॉइंट ए और बी दो पॉइंट है और अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेसिस्टेंस आर, ये रिंग जो है आपको एक प्रकार से अगर आप इसको एक पॉइंट पे यहां से तोड़ देते हैं तो रिंग एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, इसका कुछ अपना लेंथ होगा, और ये सी के अबाउट तोड़े हो तो सी का एक पॉइंट सी डैश, और सी डबल डैश में मान लो कि टूटेगा, ये यहां से तोड़ोगे तो एक पॉइंट इधर चला जाएगा जिसको बोलते हैं सी डैश, और इधर आ जाएगा सी डबल डैश। तो ऐसे खुल के बन जाएगा कि नहीं, एक रॉड की तरह। तो इसका रेसिस्टेंस जब बोल रहा है कि आर है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये एक्चुअली में, ये देखिए, एक वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर को जब भी मैंने बोला था कि इसको सिलेंडर की तरह लेना है, तो ये सिलेंडर क्या है, इसका लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये बोल रहा है कि इसका जो मटेरियल का रेसिस्टिविटी है वो रो होगा, और इसका लेंथ एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मानते हैं ए है। ये आपके पास जो दिया हुआ है वो कैपिटल आर दे रखा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्या आर है, और ये यस सर। एल क्या है, एल क्या होगा यहाँ पे 2 पाई आर होगा कि नहीं, ये लेंथ ऑफ दिस सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो यहां पे आप रख दोगे 2 पाई आर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये थीटा बना रहा है, यहां से जो आपने क्या किया, ये पॉइंट, दो पॉइंट लिया ए बी,
अब ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क है, ये कितना सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। अब पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, या ये बिटवीन बोलो या अक्रॉस बोलो, ए एंड बी। यानी यहां से अगर आपको बोला जाए तो ये कितना होगा रेजिस्टेंस, यानी अगर इसको अगर मैं ऐसा करता हूं, एक बैटरी से लगाता हूं, तो कैसे करंट फ्लो होगा? तो करंट ऐसे फ्लो होगा, यहां आएगा और यहां पे बढ़ जाएगा I1 में, और इसमें से चला जाएगा I2 में, और फिर यहाँ पे आपस में मिल जाएगा और फिर बाहर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम फर्दर मॉडिफाई कैसे करेंगे? अब देखो यहां इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है भैया इसका, तो आप बोलोगे ये अगर थीटा रेडियन में नापता हूं सर, तो लेंथ इज इक्वल टू होता है आर थीटा। यही होता है कि नहीं? एल थीटा यही होता है ना? यस सर। अरे देख लो यार, थीटा आपको रेडियन पे नापना है। जब थीटा अगर 2 पाई हो जाएगा, यानी कंप्लीट एंगल हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा रखोगे तो एल आपका पास आ जाएगा 2 पाई आर, तो यही तो सरकमफेरेंस होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए लेंथ क्या हो गया इसका। तो ऊपर वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाले के लिए वायर के लिए देखो, मटेरियल तो वही है, रेसिस्टिविटी वही है, लेंथ कितना हो गया इस बार? लेंथ हो गया आपके पास आर थीटा, थीटा रेडियन में होगा, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो थोड़ी चेंज कर रहे हैं। तो ऊपर का रेसिस्टेंस R1 कहलाएगा। अब इसको देखो, अब इसको कैसे सर्किट में ड्रॉ, सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। तो ऊपर का आपके पास आ जाएगा R1, और ये क्या होगा? ये देखो रोहो R बाई, अच्छा यहाँ स्मॉल r हमने लिखा है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, तो स्मॉल r थीटा बाई ए। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 2 पाई रोहो r बाई ए, राइट। इसको मान लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको दिखेगा 2 पाई ए बोलते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ R1 कितना आ जाएगा? R1 आपके पास आ जाएगा थीटा ए। R2 क्या आएगा बताइए? आपके पास ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? रोहो लेंथ क्या हो जाएगा? आर थीटा। आर थीटा कितना है, मतलब एंगल कितना है, ये एंगल कितना है जो सेंटर पे, अब ये वाला आर्क है ना, अब ये आर्क सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है, तो ये होता है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास R2 में क्या आ जाएगा यहाँ पे? सिग्मा आर थीटा, यानी 2 पाई माइनस थीटा बाई ए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा बाय इंटू ए। ठीक है, और इसके बाद आप एक प्रकार से इसको बोल सकते हो थीटा ए, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, इसका है क्या है? इसका बोल दोगे आप 2 पाई माइनस थीटा ए है। अब दो रेसिस्टेंस का आपको निकालना है, और देखो ए कैसे निकाल सकते हैं? ए आपको यहां से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ R बाई 2 पाई, यहां से देखो, यहां से आप R तो दिया हुआ है, R तो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पाई ए आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए को लिख दोगे 2 बाई 2 पाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो R बाई 2 पाई।
और यहां आ जाएगा, ये देखो आपको न्यूमेरिकल्स में जब आएंगे तो और सिंपल फॉर्म आते हैं, हम कर क्या रहे हैं वो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो r/2 पाई। अब बताओ इन दोनों का क्या है, पैरेलल में है कि नहीं, एक प्रकार से क्या पैरेलल में क्या होता है, r इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ देम, डिवाइडेड बाय देयर सम। ये देखो माइनस वाला इससे कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा आपके पास r, यही बचेगा ना आपके पास, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, और यहाँ पे r, तो नीचे आपके पास आ जाएगा r, नीचे दिख रहा है ना r आ रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा आपके पास थीटा r², तो यहाँ आ जाएगा r², 4 पाई² और थीटा टाइम्स 2 पाई माइनस थीटा। एक सेकेंड रुको रुको, फिर से अच्छा से लिखता हूँ। ऊपर क्या क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ रेडियन में होगा, याद रखिएगा थीटा यहाँ रेडियन में होगा, टाइम्स r², नीचे 4 पाई² और एक नीचे वाला r। तो आपको सॉल्व करके आएगा थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाई r, क्योंकि यहां से r² का एक r चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई²। यही आया। अब बोलोगे सर ये आपने इतना थ्योरेटिकल वर्जन्स पे क्यों करवाया, पर कॉन्सेप्ट आपके पास, आप समझो क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। हम कहते हैं कि यहाँ पे जब ये वायर है ना, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ए यूनिफॉर्म मेटालिक वायर हैज रेसिस्टेंस 18 ओम। अब ये एक यूनिफॉर्म वायर है, क्रॉस सेक्शनल वायर है, जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है, तो यानी नॉन रेसिस्टेंट वायर नहीं है ये, इसने डिक्लेयर कर रखा है ये वायर कैसा है, जिसका रेसिस्टेंस है आपके पास, और कितना दे रखा है 18 ओम। अब इसको बोला जाता है इसको बेंड किया जाए ट्रायंगल में, तो ऑफ कोर्स ट्रायंगल में जाएगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 6 6 6 में जाएगा कि नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3a शुड बी इक्वल टू द कंप्लीट लेंथ 18 होगा कि नहीं, तो a शुड बी 6 होगा कि नहीं। अब इसको 6 में बांटा है, अब यहां पे आप कैसे समझोगे, यहां रेसिस्टेंस लगा दो, यहां रेसिस्टेंस लगा दो, यहां रेसिस्टेंस लगा दो, और किसके अक्रॉस, अक्रॉस 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी 2 वर्टिसेस के अक्रॉस, इसको ऐसे दिखा दो, निकालना है। अभी देखो यहाँ पे आपको ये लेंथ है 6 6 6, ठीक है, ये लेंथ है। अब इससे निकालते हैं कैसे हो, हालांकि आपको इतना यूनिटरी मेथड भी समझ लीजिए कि पूरे का लेंथ कितना हुआ। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसे देखो 18 आपको पास क्या है, इसको लिख सकते हो इस मटेरियल का रो, इसका लेंथ l, इसका लेंथ, हाँ 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 हाँ, लेंथ नहीं दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखा, अच्छा ये 18 है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ नहीं है, ये 6 नहीं है आपके पास, हालांकि वही आएगा, तरीके वही है, लेकिन ये 6 ऐसे नहीं है, तो लेंथ आपने मान रखा है कुछ l है, ये इक्विलेटरल में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इसको मान लेते हैं 3l है, तो यहाँ पे ये l l लेंथ का, ये एक्चुअली वायर ऐसा होगा, वायर ऐसे लेंथ का, l लेंथ का, फिर l लेंथ का, और l लेंथ का, ऐसे मोड़ के बनाया गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सर्किट डायग्राम से सॉर्ट किया,
इसको बोला कि ये जितना भी इस वायर का रेसिस्टेंस होगा ये रेसिस्टर उसको दिखा देगा, ये जितना इसका रेसिस्टेंस होगा ये रेसिस्टर उसको दिखा देगा, और ये वाले का लेंथ का जो होगा वो रेसिस्टेंस इसको दिखा देगा। अब इसका कैसे निकालते हैं, तो इसका मान लेते हैं कि 3L है लेंथ, रेसिस्टिविटी इसका रोहो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो यहां पे आपको आंसर आ रहा है कि रोहो टाइम्स L/A आपके पास क्या आ रहा है, इससे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 6। और यहां पे अब ये वायर का बताइए क्या है लेंथ L, और ऑफ कोर्स मटेरियल तो चेंज नहीं किया, तो रेसिस्टिविटी भी इसका रो हो और क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, तो बाई A, तो ये एक्चुअली कितना है, ये है 6। तो ये है 6 और 6 ओम का ऐसे रेसिस्टर लगे हुए हैं। क्या ये 6 और 6 सीरीज में है कि नहीं, तो ये 12 बन जाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये 12 ओम, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऊपर वाले को सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैंने इसको सीधे लिख दिया आर इक्विवेलेंट, एक सिंगल और इक्विवेलेंट से मैंने इसको एक्सचेंज किया। ऊपर वाले ब्रांच को मैंने क्या किया, एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस किया। इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होगा 12, आपको मालूम है इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2। तो ये 12 और 6। अब यहां से देखिए आपको मैंने कितनी बार बताया है, यहां पे R इक्विवेलेंट निकालना है तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला 2 के लिए नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आता यहीं से है, ये हर चीज यहीं से प्रूव्ड होता है, यही फॉर्मूला रियल है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 के लिए, देखिए 3 के लिए ऐसे चलता जाएगा, 1/R3 आते जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। 2 के लिए होगा तो यहाँ पे रुक जाएगा, और यहाँ पे रुक जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आता है। तो ये फॉर्मूला सीधे लगा लीजिए, आर इक्विवेलेंट यानी इसको एक रेसिस्टर से इस पूरे कॉम्बिनेशन को अक्रॉस ए बी जो है हम एक सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, और उसका रेसिस्टेंस होगा किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू कितना है यहाँ पे नीचे वाला का 6 डिवाइडेड बाई 18, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स और ये 2, तो यहाँ पे 2 ओम इसका आंसर आएगा। ये बात समझ में आ गए, 4 ओम। क्यों 4 कैसे हो जाएगा, अच्छा 2 to 2। अच्छा देखो यही बोलते हैं, फिर ध्यान दिया करते हो तुम लोग हैं, सर की मैथ्स कमजोर है। समझ गए ना मेथड्स कैसे होगा, यस सर। सबको समझ में आ गया ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों रखा है, इसको एक्सप्लिसिटली रखने के पीछे कारण है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में भी जो वायर होते हैं, देखिएगा आपने जो प्रैक्टिकल देखे होंगे तो उसमें वायर जो होते हैं वो ऐसे बने होते हैं, एक इस रूलर टाइप के, ये इसको कहा जाता है कनेक्टिंग वायर। एक्चुअली ये बिल्कुल लो रेसिस्टेंस है क्या, इसका एरिया देखिए, हर जगह इसका एक छोटा सा ऐसा वायर बनाता हूं इसका एरिया, और ये बड़ा मोटा सा वायर बनाता हूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो ज्यादा है तो भैया R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो ये A ज्यादा तो R कम, तो मुझे कम से कम वाला चाहिए कनेक्टिंग। आइडियली तो मैं नहीं ला सकता हूं 0 रेसिस्टेंस वाला वायर, लेकिन जिसको इनसिग्निफिकेंट हो, जो मैं अगर किसी रेसिस्टर के साथ जोड़ूं तो इसका वैल्यू अगर 1000 हो, तो इस वायर के जो बना है इसके कारण, जो ये बैटरी से इसको जोड़ रहा है, इसके टर्मिनल को जोड़ रहा है, तो ये वाला पोर्शन लगभग 0 हो, या ऐसा इनसिग्निफिकेंट हो कि जैसे 1 ओहम। अब इसके सामने कुछ नहीं है, 1000 के सामने 1 ओहम कुछ नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली बोलेंगे, देखिए आपने अगर 100 ओम का एक रेसिस्टर लिया है, तो यहां से आप मान लेते हैं कि बैटरी से कनेक्टिंग वायर है आपके पास, 1 ओम का ये प्रोड्यूस करता है, 1 ओम का ये प्रोड्यूस करता है, तो लगभग 2 ओम का आपको प्रोड्यूस हो रहा है एक्स्ट्रा में। तो इसको अगर मैं आइडियली बनाऊंगा तो ये रहेगा, ये कनेक्टिंग वायर आइडियल है।
तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ये रहा एक्सटर्नल जो आप लगा रखे थे 1000 का, और इस वायर के कारण एक और जुड़ गया है जो छोटा सा होगा, जिसका वैल्यू 2 ओहम होगा। तो इससे करंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए ना 100, यहाँ पे करंट अगर मुझे पूछना है तो बैटरी का ईएमएफ ई मानता हूं, तो ई बाई आर जो होगा आई देगा। तो ये देखिए 100 + 2, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कह सकता हूं ई बाई 100, यानी करंट लगभग लगभग वही है, क्योंकि 100 में 2 जोड़े तो ई बाई 102, और लगभग लगभग वही सेम आता है ई बाई 100। ये बात समझ में आ गया? तो कनेक्टिंग वायर जो हम चाहते हैं वो कैसा चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो रेसिस्टेंस का हो। तो इसी के लिए प्रैक्टिकल में पोटेंशियोमीटर में 2 वायर आएंगे, एक वायर जो कनेक्टिंग वायर की तरह है, उनका जीरो रेसिस्टेंस की तरह मानना है। एक होगा वायर जो ऐसा मुड़ा, वो पूरा स्ट्रिंग पे ऐसा फैला हुआ होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा। इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे उस समय, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और उसकी रेसिस्टिविटी रो है, उसका एरिया ए है और उसका लेंथ ये है एल है, तो उसका रेसिस्टेंस आर बन जाएगा। ठीक है? ठीक है, ये सारे तो क्वेश्चंस हो गए थे, सब कुछ हो गया था, ये वाला सारा हो गया था। ये क्वेश्चन सारे लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, मेथड वैसे ही लगाते जाना है। ठीक है, और अब हम आज बात करेंगे लास्टली, जितने जल्दी कंसीड कर सके। देखिए बेटा, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको चीजों को डिटेल में भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास अभी इतना टाइम परमिट नहीं करता है कि हम इसको ऐसे आगे में भी होगा। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, ये चीज क्या किया जाता है, इन इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्किट में करंट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो आप वोल्ट मीटर यूज करोगे, आपको पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हो, आपको किसी के पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा है उसको नापना है तो आप गैल्वेनोमीटर या एमीटर यूज करोगे। ठीक है, और तीसरा एक और आ जाएगा, वो रेसिस्टेंस नापने के लिए है। वो कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करते हुए मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आपको जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कैसे रीड करेंगे, कैसे नापेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर आपके पास देखिए सिंपली क्या होता है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको अंदर में डिस्कस कर देता हूं। होता क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ऐसा होता है कि एक क्या होता है कि ये वाला होता है ना, ये ऐसा, ये वाला जो डायल है, ये वाला लंबा वाला, ये एक स्प्रिंग से बंधा होता है, स्पाइरल स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये स्पाइरल स्प्रिंग से बंधा होता है। ये वाला डायल के पीछे क्या होता है, यहाँ पे एक कॉइल इससे जाता है। ठीक है, एक कॉइल आपके पास यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए कि यहां से आया तो यहां से ऐसा बहा, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसे करके ये पूरा ऐसा एक कॉइल बनता है। सब इंसुलेटेड है, ये मत सोचिएगा कि करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, सब इंसुलेटेड है, और ऐसे करके करंट चला जाता है। यहां क्या होता है, एक मैग्नेट बना रहता है, वो ऐसा शेप का रहता है, इस शेप का एक मैग्नेट रहता है, ऐसे बना हुआ। ठीक है, ये इसके आगे मैं फंक्शनिंग बताऊंगा इस चीजों को। होता क्या है कि ये मैग्नेट एक प्रकार से एक कांस्टेंट फील्ड बना रहा है। इस मैग्नेट में देखिएगा एक कांस्टेंट फील्ड बन रहा है। इसको आगे मैं पढ़ूंगा कि करंट कैरिंग आपके पास जो लूप होता है उससे कितना एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और जब डाइपोल मोमेंट किसी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस फील करता है। ये प्रिंसिपल आगे हम पढ़ाएंगे।
तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो ये डायल क्या करना चाहता है, ये कि कॉइल के साथ फिक्स्ड है, तो ये जैसे घूमता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये घूमने की कोशिश करता है, ऐसे घूमने की कोशिश करता है। तो ये वाला देखो, ये वाला स्प्रिंग क्या है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है, एकदम डायल ऐसे जाता है और यहां पे जाके एक जगह पे, यहां पे जाके कांस्टेंट बन जाता है, जहां पे ये कॉइल जितना टॉर्क लगा रहा है उतना टॉर्क इधर से भी लग रहा है फील्ड के कारण। तो यहां पे जाके बैलेंस हो जाता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये टॉर्क कितना महसूस करेगा, ये इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। वो आगे फॉर्मूला पढ़िएगा, ठीक है। तो करंट जितना इस पे बढ़ेगा वो इतना डिफ्लेक्शन शो करेगा। और इसका फॉर्मूला, जैसे स्प्रिंग में आपको एक जानिएगा कि स्प्रिंग क्या करता है। अगर आपने स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है, तो आप जैसे ही इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, स्प्रिंग अपने तरफ इसको खींचने की कोशिश करता है कि नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट हमेशा रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, स्प्रिंग का फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपने यहां से इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में अपोजिट में एक फोर्स लगेगा जो कि स्प्रिंग लगाएगा। तो इसी में क्या होता है कि जैसे ही इसको ये दबाने की कोशिश करता है, डायल को ऐसे दबाने की कोशिश करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में दबाइएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करता है। ये भी वही वाली बात है, लेकिन यहां टॉर्क के सेंस में आता है। और इसको भी आप वेक्टर की तरह मानिए। जैसे आपने एंगल अगर इसमें क्लॉकवाइज लगा दिया, यहां पे देखिए ये आपके पास क्लॉकवाइज लगा दिया आपने, थीटा एंगल घुमाया, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होने लगेगा। और वो क्या करेगा, बैलेंस आउट करेगा इस जो ये करंट कैरिंग कॉइल है आपके पास। करंट कैरिंग कॉइल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क महसूस करता है, तो वो दोनों एक टाइम पे जाके रीडिंग बैलेंस हो जाएंगे, तो एक डायल पे एक वैल्यू आ जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, करंट पास होते जाना चाहिए। जितना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा इसके पास, आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उतना ज्यादा ये टॉर्क फील करेगा, और उतना ज्यादा इसको कंपनसेट करना पड़ेगा थीटास के थ्रू, तो ज्यादा एंगल डिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। तो आपके पास गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है कि सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर के इनर मैकेनिज्म आप देखिएगा, आप ऐसे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि इनर मैकेनिज्म में कुछ नहीं, उसके डायल को क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है कॉइल के साथ, लूप के साथ, सॉरी लूप उसको कहिए, लूप के साथ। और वो लूप क्या करता है, एक फोर्स महसूस करता है। जब जब उससे करंट पास होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो परमानेंट मैग्नेट लगा के बनाए रहते हैं। जब करंट पास नहीं हो रहा तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं। जैसे ही आता है करंट फ्लो होता है, आता है उसको फील होता है, फिर वो ऐसे घूमना चाहेगा, जैसे ही घूमना चाहेगा स्प्रिंग उसको बैलेंस करेगा। फिर एक एक लिमिट तक जाके जितना करंट वो बह रहा है, वो वैल्यू रीड करते हुए वहां पे जाके कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अभी तो इसका इनर मैकेनिज्म हुआ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, एज अ काम क्या है, तो गैल्वेनोमीटर आपको याद रखिएगा कि एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो प्रिंसिपल कहता है कि रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो जितना करंट इससे पास होगा वो उतना रीडिंग दिखाएगा। इसको अगर मैथमेटिकल ढंग में कहूं तो थीटा, यानी थीटा क्या होगा, ये एंगल, ये जीरो से आपने रेफरेंस लिया, जीरो से आपने रेफरेंस लिया, ये थीटा। और थीटा इस केसेस में कैसे में डिविजन्स में लिखे जाते हैं, 20 डिविजन्स ऐसे रहेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जितना करंट आईजी, आईजी मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जाएगा, उतना थीटा प्रोड्यूस होगा, प्रोपोर्शनल टू इट।
तो इसको एक प्रोपोर्शनैलिटी तोड़ने के लिए हमने के आई लेके आए हैं। तो थीटा इज इक्वल टू के आई इंटू आई जी। के आई को क्या कहते हैं, यहाँ के आई बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये बात आप समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि आपको होता है ऐसा कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई जी, जितना करंट इसमें बहेगा, करंट इन द गैल्वेनोमीटर, उतना ज्यादा एंगल ये दिखाएगा। अगर मान लेते हैं कि 1 एम्पियर की जगह, हालांकि ये 1 एम्पियर बहुत बड़ा यूनिट होता है, मैं अगर सही बताऊं तो मिली एम्पियर नापते हम लोग। तो अगर मान लेते 1 मिली एम्पियर रीडिंग ये दे रहा होगा, तो 2 मिली एम्पियर रीडिंग इसका दोगुना दे रहा होगा, 2 टाइम्स थीटा। ठीक है, तभी तो ये कह रहे हैं दिस इज इक्वल टू दिस वन। और के आई आपके पास इंस्ट्रूमेंट का एक बार फिक्स हो जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट का करंट सेंसिटिविटी कितना है गैल्वेनोमीटर का, वो फिक्स हो जाता है। आप जैसे जैसे आई को बढ़ाइएगा थीटा बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो अगर मानते हैं कि जहां पे हमारे पास एक फुल मैक्स, जहां तक देखो, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, रीडिंग एक स्केल की, यहां से मान लेते हैं कि हमारा स्केल जो है वो यहीं तक मार्क है, इसके आगे करंट, इसके यहाँ तो जनरली ऐसे होता भी नहीं है, जनरली इधर तक होता है, यहां तक होता है मार्क, और इधर के लिए ऐसे मार्क होता है, यहां तक मार्क होता है। इसके आगे मान लेते हैं कि आप बोल रहे करंट जैसे जैसे जाएगा थीटा ज्यादा, एक करंट जिसको मैं बोलता हूं आई मैक्स, तो उसके बाद यहां डायल आ जाएगी। ये डायल अब मैं बोलता हूं आई मैक्स, आई जी मैक्स से मैं ज्यादा करंट लेके आ रहा हूं, कुछ समथिंग डेल्टा आई। तो अब क्या होगा, अब रीडिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, यहाँ पे होल्ड कर दिया जाता है, यहाँ पे एक लगा दिया जाता है कि अब इससे ज्यादा रीडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि पता है बेटा, ये वाली चीजें जो हमने बोला है स्पाइरल वाले में, स्पाइरल वाले के साथ दिक्कत है। दिक्कत ये होता है कि हमारे स्प्रिंग में ना, पहले वो कुछ टाइम तक, कुछ एंगल थीटा तक ये लीनियर बिहेवियर दिखाता है, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा ये वाला रिलेशन, ज्यादा थीटा ज्यादा टॉर्क। एक टाइम के बाद, कुछ ज्यादा जाने के बाद ये ऐसे रिलेशन नहीं दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा अगर टॉर्क, ये थीटा अगर हम बनाते हैं तो टॉर्क बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। जैसे आप ऐसा फील कीजिएगा कि स्प्रिंग को पहले खींच रहे थे तो कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, जैसे जैसे घींचते जा रहे हैं और घींचते जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस के बाद आपने देखा होगा कि अब हल्का सा भी मूव करने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। पहले मैं आराम से मूव कर ले रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, एक टाइम के बाद अब ज्यादा हल्का सा भी मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगना पड़ रहा है। तो रेशियो तो उनका बराबर नहीं है ना, टाउ टाउ बाय थीटा, इसको कांस्टेंट होना चाहिए था। तो जितना थीटा, अगर मैं कुछ डेल्टा थीटा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो डेल्टा टाउ होना चाहिए, अगर डेल्टा 2 टाइम्स डेल्टा थीटा कर रहा हूं तो 2 टाइम्स डेल्टा ये होना चाहिए, लेकिन ये निकल के आता है 4 टाइम्स उस समय। तो यहां तक ही, एक लिमिट तक ही हम उसको नापते हैं। अब इसके केसेस पढ़ते हैं कि अब क्या करें। अब आईजी हमें नापना तो ज्यादा का है, हम एक लिमिट तक पढ़ सकते हैं, जहां तक आईजी मैक्स होगा वहां तक हम रीडिंग ले सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो आईजी मैक्स जो हुआ आपके पास, वो जब आपके पास मैक्सिमम आ जाता है तो आपके पास ये डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी स्केल के सबसे लास्ट कोने तक वो पहुंच जाएगा। और इसका एक और कॉरस्पॉन्डिंग स्टोरी हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने पढ़ा आईजी के केस में। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर को जब हम रीड करते हैं तो इसको लिखते हैं जी। जी रिप्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर भी कॉइल वॉइल सब कुछ लग रहा है भैया। तो वायर इसको कितना, आप जितना उस कॉइल को बना रहे हो, उस लूप को बना रहे हो एन टाइम्स, ऐसे देखोगे उसमें पढ़ोगे तो एन टाइम्स उसको बना रहे हैं, तो उसमें भी रेसिस्टेंस जा रहा होगा। तो हाँ, गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस होता है, आइडियली नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। जब आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर विद रेसिस्टेंस दिस वन, तो आप उसको अज्यूम करोगे। नहीं दिया हुआ हो तो हम मानेंगे आइडियल केस है गैल्वेनोमीटर का।
बात समझ में आई? तो यहां पे अब हम दूसरा केस देखते हैं। अब आईजी, यहाँ पे आईजी मैक्स आ गया। अब दूसरे केस के टर्म्स में बात करते हैं। आपने बोला सर थीटा इज इक्वल टू आईजी। अब मैं सर ये भी बोल सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू आईजी को मैं लिख सकता हूं, ये गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, उसको मैं लिखता हूं वी, सॉरी अभी थीटा आईजी लिखे ना। अब यहां पे लिखते हैं जो वहां पे होगा थीटा आईजी, अभी जितना करंट बह रहा होगा उसके थ्रू, टाइम्स जो इसका जी है, रेसिस्टेंस है, शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो, तो वो हो जाएगा आपके पास वीजी, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये स्टोरी तो चलती है। अब इसको थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आईजी है, और आईजी क्या है, प्रोपोर्शनल टू वीजी है। तो इसकी एक और स्टोरी बनती है जहां पे हम आईजी के जगह यहाँ पे क्या करते हैं, आईजी के जगह वीजी को रखते हैं, और वीजी रख के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आपने लिखा था के आईजी। अब आईजी को आप रिप्लेस किससे कर दोगे, आपको आईजी के पास यहाँ पे थीटा इंटू आईजी रखना है। अब यहाँ पे आप आईजी इज इक्वल टू दिस वीजी बाई जी रखना है, यहाँ पे जी होगा, बाई जी होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको के आई जी आया है, ठीक है। अब आई जी इससे पास हो रहा है, जी इसके पास आया वी जी, तो ये आपके पास जी जो आएगा, तो हाँ यहाँ पे आपके पास यहाँ बाई जी आएगा। करेक्ट कर दो, यहाँ बाई जी। ये बात समझ में आ गया? अब देखो यहां पे क्या होगा, आईजी के जगह आप क्या रख दोगे, यहाँ पे के आई, आपने तो रीडिंग बोला था, रीडिंग इज इक्वल टू जो थीटा के टर्म्स में दिखाएगा के आई, जो करंट आपके पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, टाइम्स आईजी। अब आईजी को आप क्या कर दे रहे हो, रिप्लेस कर दे रहे हो किससे, वीजी बाई जी से। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और ये एक नया टर्म बन जाता है के आई बाई जी। इसको कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो मेन आपके पास रिलेशन ये याद करने के लिए, के आई बाई जी इज इक्वल टू के वी, आपके पास दे देगा कि आपके पास के वी दे दिया, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है क्या, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आपको रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर पूछेगा। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, और वही बात हो जाएगी, वीजी मैक्स आपके पास क्या हो जाएगा, जब आईजी मैक्स फ्लो कर रहा होगा। क्यों भाई, आईजी मैक्स, अब आईजी मैक्स एक लिमिट तक हम ले जा सकते हैं सर, इसके आगे क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, फुल डिफ्लेक्शन हो गया, इसके आगे नहीं होगा डिफ्लेक्शन। तो यहां पे हम बोलते हैं ये मैक्सिमम करंट नापने की क्षमता है। इससे और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा में तो शॉर्ट वायर भी हो जाएगा सर, हीट हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्म प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट ज्यादा। तो आगे पढ़ेंगे, ये होता है आपके पास हीट का जो पावर होता है, पावर ड्यू टू हीट, मतलब पावर डिसिपेटेड जो होता है आई स्क्वायर आर, हीट ज्यादा उसका स्क्वायर होके जाएगा सर, टाइम्स आर, ये पावर होगा, ये डिसिपेटेड पावर है, यानी इतना फास्टली रेट से एनर्जी निकल रहा है। तो वो वायर क्या होंगे, तुरंत ही पिघल जाएंगे या डिस्कनेक्ट कर लेंगे अपने आप को, जहां फ्लूइड टाइप का हुआ, डिसजॉइंट हुआ, ज्यादा हीट पास हुआ, वो तुरंत पिघल गए, डिस्कनेक्ट हो गए, एक वायर दूसरे वायर छोड़ दिया, ऐसा बन गया। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट हो जाते तो एक प्रकार से कहते हैं गैल्वेनोमीटर उड़ गया। ठीक है, तो आईजी मैक्स तक ही हम नाप सकते हैं। और आईजी मैक्स कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन इस पे ऊपर दे रखे हैं, मान लेते हैं 30 दे रखा है,
और आपके पास करंट सेंसिटिविटी दे रखा है, तो ये देखिए आप IG मैक्स यहां से आप निकाल सकते हो। ये थीटा होगा, थीटा मैक्स, सॉरी यहाँ पे दे देगा कि आपने थीटा कितना है, जो टोटल नंबर डिवीजन है, तो थीटा मैक्स आपके पास दिया होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं इस स्केल पे, और वो आपके पास KI दिया हुआ होगा, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और आप यहां से IG मैक्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को समझिए, यहां पे से वाली बात, यहां पे देखिए, यहां थीटा इज इक्वल टू KI लिखा हुआ है, यहां जब मैक्स लगाएंगे तो यहां भी मैक्स लग जाएगा, ये बात समझिए। यानी जब IG मैक्स बनेगा तो थीटा मैक्स होगा, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर, जिसको बोलेंगे VG मैक्स। ये बात समझ गए, सब एक साथ मैक्सिमम अप्रोच कर रहा है, ये बात समझ में आ गया। अभी क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो आते जाएगा। और इसको बोलते हैं, ये G क्या है, G इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें आ गए। अब देखो रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर से एक आपको दिक्कत आप क्या होगा, ये चीज, एक चीज देखो, रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू IG, ये मानते हैं, ये तो अभी बोल रहे थे। अब देखो हमारे पास एक R जो है, एक रेसिस्टेंस है, ये कैसा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहेंगे इसको, ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। हमने एक सर्किट बनाया है, एक रेसिस्टेंस लेके आया है, रेसिस्टर लेके आया है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टर है, ये बिग बैटरी है, इस बैटरी को भी आइडियल बैटरी मानिए, या आपको मानना है तो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ भी मान सकते हैं, आपको, आपके ऊपर है। तो आपके पास ये स्मॉल R है, ये कैपिटल R है, आप करंट निकाल सकते हो कि नहीं, इस सर्किट में कितना बह रहा होगा, अरे निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ कैसे निकालेंगे, जादू, अरे कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सी बात है, ये सर्किट है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ये कैपिटल R है, क्या ये सीरीज में नहीं है क्या, सीरीज में नहीं है क्या, करंट यहां से जो I डैश इससे बह रही है, I डैश जो इससे बह रही है, वो इससे स्मॉल R से भी बह रही है, इस बड़े R से भी वही बह रही है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस स्मॉल R, और ये हो जाएगा आपके पास, ये एक रेसिस्टर बन जाएगा सिंप्लीफाई करके, और ये रहा बैटरी। अब बैटरी आपके पास EMF इसका दे रखा है E, इसका आपके पास रेसिस्टेंस दे रखा है, करंट कितना बहेगा बताइए, I डैश, तो I डैश आप क्या कहोगे, I डैश टाइम्स जो करंट है सर, टाइम्स इनटू R शुड बी इक्वल टू द EMF ऑफ दिस बैटरी। यानी सर देखिए, ये रेसिस्टर कितना है, ये एक सिंगल इक्विवेलेंट रेसिस्टर है, जिसका रेसिस्टेंस है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसके थ्रू जो करंट बहेगा I डैश, वही सर ये करंट क्या बह रहा है, वही बैटरी से भी बह रहा है, तो यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाएंगे सर, तो इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बैटरी के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हो गया सर E, और I डैश टाइम्स जो रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, I डैश जो करंट इस रेसिस्टर से बह रहा है, टाइम्स द रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर जो कि R प्लस R है, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर, दैट इज E, जो कि बैटरी के बराबर है। तो I डैश आपके पास आएगा E बाई R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब देखिए ये चीज आपके पास आएगी I डैश। आपने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर का भी एक रेसिस्टेंस है कि नहीं, अरे बोलो है कि नहीं, Yes, sir. है। तो फिर देखो एक चीज क्या परिवर्तन आएगा, अगर मैं इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर से बोलता हूं, और गैल्वेनोमीटर को कैसे, आपको क्या करते, गैल्वेनोमीटर से करंट नापते हैं, करंट कहां से क्या नापते, किसका नापते, करंट किसी एक पॉइंट का नापते हैं ना, कि इस पॉइंट के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, या इस क्रॉस सेक्शन से कितना पास हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट के से आपको इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से तोड़ना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को उसको वहां पे जाके
इसको जैसे ही तोड़ा तो ये दो भाग में बट जाएगा, एक पार्ट इधर वाला, एक पार्ट इधर वाला, इसके बीच में ले जाके ये जोड़ देंगे। समझ में आया क्या? अब देखिए जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे एक दिक्कत आएगी। जैसे ही आपने इसको जोड़ा अब करंट आई हो गया, अब आई डैश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी सर आपने इसका इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का स्मॉल आर माना था, कैपिटल आर इसका माना था, इसका भी अब जी है। अब इसका देखिएगा सर, तो अब इसके पास अगर आप सर्किट को फिर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक इक्विवेलेंट इन तीनों के बराबर एक इक्विवेलेंट सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से आप इसको रिप्लेस करते हैं तो सर्किट में कुछ चेंज नहीं होगा, सर्किट वही का वही रहेगा। तो इसको इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? आर प्लस जी प्लस स्मॉल आर। अब जो आई आएगा सर, आई मान लेते हैं यहाँ पे, इस पहले वाले को आई डैश माना था, अभी आई मान लेते हैं, आई इंटू आपके पास रेसिस्टर हो गया ये, और ये हो गई बैटरी के पास, तो आपके पास आई जो आ रहा है ई डिवाइडेड बाई आर प्लस जी प्लस आर, जो कि पिछले बार कितना था? पिछले बार वाला कहाँ चला गया? अच्छा इसको मिटा दिया मैंने। पिछले बार में कितना था? पिछले बार में ये था ई बाई आर प्लस आर, आई डैश था। अब आई डैश और आई में देखिए, आई डैश और आई में देखिए, एक ये जुड़ गया नीचे में ज्यादा, तो ये ज्यादा, तो इसको कम होना पड़ेगा। ये एक देखो, ये यहां पे अगर आई डैश ये बना हुआ था, आई डैश यही था, अब मैं नीचे में बढ़ाऊंगा, जब नीचे में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इसमें मुझे आई डैश में कुछ घटाना पड़ेगा, और वो जब घटा के मैं लाऊंगा तो उसको आई कहूंगा। अब जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो एक बात आप समझ में आ गया, एम मीटर लगाने से आप क्या कर रहे हो? सर्किट को डिस्टर्ब भी कर दे रहे हो। ये बात समझ में आई? आपने क्या किया, अगर एम मीटर ये आप, सॉरी अभी गैल्वेनोमीटर की बारी है, बात है, अब अगर आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? उसको करंट को डिस्टर्ब भी कर रहे हो। तो आइडियली अब आपके पास क्या होना चाहिए? अगर ये 0 ओहम का हो तो जाके क्या होगा, तब वहां पे कोई चेंज नहीं होगा और आई डैश आई के बराबर होगा। ये अगर ये चीज तो हो नहीं सकती है तो क्या कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस हो, यानी इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो? मच मच लेस देन कैपिटल आर हो। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए वो क्या आया था, आई जो आपके पास आई डैश था वो ई प्लस आर प्लस स्मॉल आर आया था। अब यहाँ पे आई डैश को हमने क्या किया था? आई बनाया था, ये एक और जी नीचे जुड़ रहा था, अब इसका बहुत छोटा वैल्यू है तो इसको मैं क्या अप्रोक्सली यही लिख सकता हूँ, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। क्योंकि भैया इस बहुत स्मॉल वैल्यू, जैसे मान लेते हैं 0.5 ओम का हो और ये हो 1000 1 के ओम का, और इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेते ये भी हो 100 ओम का, तो आप देखिए इसका नीचे में अगर जोड़े तो 1000 प्लस 100 और प्लस अगर इसका कर देते 0.5 तो इसका कोई फायदा है ही नहीं लेने का, नीचे में ऐड करके क्या लाएंगे इससे? तो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए कंपेयर टू व्हाट? द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आप एक चीज और देखिए जो कि मैंने आपको देखने नहीं दिया, कि यहाँ देखिए आपने जो सर्किट में जो था, जिस सर्किट में मुझे आई डैश निकालना था, अब क्या करते हैं आप? जैसे यहां निकालना है आई डैश, तो क्या करते हैं कि यहां ले जाके देखिए तोड़ दिया और उसके बाद एमीटर लगा दी। तो अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि एमीटर लगा हुआ है और उस समय का करंट आई है। ठीक है, एमीटर लगा हुआ है इस सर्किट में, उस समय करंट आई बह रहा है। तो यहां पे देखिए आई जी इज इक्वल टू आई है, लेकिन आई जी इज इक्वल टू मैंने आई डैश नहीं लिखा था।
ठीक है, तो IG, क्योंकि IG वही करंट है जो कि अभी बह रहा है। एमीटर लगने के बाद एक I डैश से एक रीएडजस्टमेंट हुआ, I वैल्यू पे चला गया करंट, क्योंकि इसका सर्किट का अचानक से रेसिस्टेंस, इसको जोड़ने के कारण रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस बढ़ गया तो करंट अपने आप को रीएडजस्ट करता है और करंट अपने आप को I डैश से I पे लेके आता है। अब ये I ही एक्चुअली क्या है, ये जो I है ये तो IG ही है, तो है यही तो फ्लो कर रहा है थ्रू द आपको गैल्वेनोमीटर का। तो अगर आपके पास अगर छोटे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आपके गैल्वेनोमीटर से 2 एम्पियर का करंट, सॉरी 2 एम्पियर बोल रहा, 2 माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, उसकी रीडिंग कितनी होगी, अगर आपके पास सेंसिटिविटी दे रखी हो तो। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा। टाइम कितना हो गया बेटा? तो यही देखिए, G should be insignificant as compared to the external resistance for accurate reading of the current। क्योंकि आप सर्किट में और रेसिस्टेंस, इसको जोड़ने से और रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हो, आप सर्किट के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते हो। आपका ये पर्पस है कि ये इंस्ट्रूमेंट जाए, नाप के मुझे बस बता दे, और ये इंस्ट्रूमेंट कहता है कि मैं नापू तो नापू कैसे, जब मेरे अंदर से करंट नहीं बहेगा तो हम कैसे नाप सकते हैं? करंट तो बहाना पड़ेगा, जब करंट बहाओगे तो फिर आइए अपना रेसिस्टेंस भी लेके आ जाता है साथ में। तो ये स्टोरी आपको समझ में चलती रहनी चाहिए कि कुछ कुछ चीजों को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे बैटरी के साथ उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को नहीं हटा सकते। हम नहीं चाह के ऐसे कर देंगे कि इसको ईएमएफ दिया हुआ है और बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे निकाल के फेंक दे। ये हमें डायग्राम में देखने के लिए लगता है कि हम ऐसे फेंक सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल वर्जन में नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए? तो अब इन्वेंशन हुई एमीटर साहब की। एमीटर साहब आए और कहते हैं कि आप छोड़िए यहाँ पे जो I डैश आप जो निकाल रहे थे अभी करंट, अब बोलता है कि अब मैं एमीटर लगाता हूं वहां पे। ठीक है, अब एमीटर के साथ जब करंट फ्लो हो रहा है तब I हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो I इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर और एमीटर में कोई रिलेशन है क्या? तो इसको समझने के लिए जाते हैं थोड़ा सा ये चीज के लिए। देखिए, गैल्वेनोमीटर की तरह भी एमीटर है, इसको भी क्या किया, सॉरी इसको भी क्या किया आपको मैंने, देखिए यहाँ पे जैसे यहां से निकालना है तो इसको तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा और फिर क्या कर दिया, वहां पे लगा दिया एमीटर। अब ये क्या बता रहा है मुझे, I करंट इस सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, जिस सर्किट में एमीटर जुड़ चुका है उस सर्किट में अब जो करंट फ्लो हो रहा है I हो रहा है, और वो करंट एमीटर से भी फ्लो हो रहा है। अब ये गैल्वेनोमीटर से कैसे बेहतर है, तो इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, अंदर में स्ट्रक्चर को जानते हैं। हो क्या रहा है सर, हो क्या रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि गैल्वेनोमीटर ही नाप रहा है चीजों को, गैल्वेनोमीटर ही नाप रहा है, लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ IG जो है वो I से डिफरेंट है। ये I आपके एमीटर से करंट कितना पास हो रहा है वो है, क्योंकि ये देखो ये इंटर कर रहा है यहाँ से एमीटर में I आपके पास आ रहा है, I जा रहा है, यहाँ से जाना पड़ेगा, सीरीज है ना भैया। अब कोई ब्रांच है ही नहीं, कोई ब्रांच है ही नहीं, कहीं बटेगा ही नहीं, तो I आ रहा है जा रहा है, इसके अक्रॉस भी ऐसे ही I जाएगा, इस इधर से घुस रहा है इधर से निकल जाएगा और फिर होते होते बैटरी में जाएगा। तो ये I जो करंट है वो एमीटर से है। अब ये करंट I जो है क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दो पोर्शन में, IG और I माइनस IG। सिंपल सी बात है, अगर ये इसमें जाएगा IG, इधर से आ रहा है I, तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस IG। तो I माइनस IG अब जाने से बेनिफिट क्या होगा सर, हमने एक रेसिस्टेंस लगाया है S का रेसिस्टेंस हमने लगा दिया, इसको शंट रेसिस्टेंस कहते हैं। शंट रेसिस्टेंस नाम से ही आप जानिएगा जिसका लो रेसिस्टेंस होता है, बहुत लो होता है, किसके कंपेयर में, G के कंपेयर में। अब कहां से कंपेयर करना है, G से कंपेयर करना है। तो आप जो शंट रेसिस्टेंस लेंगे ये G के रिस्पेक्ट में इनसिग्निफिकेंट होता है। इससे एक बेनिफिट आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या होगा।
अब इससे क्या होगा कि देखो यहां आई करंट आया, आपको एक प्रकार से आईजी करंट ही भेजना है। सपोज कीजिए कि यहां आई मैक्स आता है, आई मैक्स आता है यानी अब जितना ज्यादा करंट जा सकता है इसके थ्रू हम वही भेज रहे हैं, तो यहां आईजी मैक्स हो जाएगा, यानी अब फुल स्केल ये पूरा तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अब इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ नहीं सकते हैं, राइट। तो आईजी मैक्स अब इससे पास हो रहा होगा, अब यहां से जो डिवाइड हो जाएगा वो आईजी मैक्स माइनस आईजी मैक्स, और ऐसे करके ये चला जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है, आपने इसको लो रेसिस्टेंस का बनाया है। आप देख लिए दो रास्ते, एक में हाई रेसिस्टेंस, एक में हाई रेसिस्टेंस, एक में आप ऐसे समझिए कि लो रेसिस्टेंस। ऐसे मानिए हम ऐसे दिखाना चाहते हैं, और करंट आ रहा है ऐसे। करंट कौन सा पाथ चूज करेगा, जहां पे उसको रेसिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द करंट यहां से पास हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में देखो मोस्ट ऑफ द करंट इधर से पास हो जा रहा है। अगर एस आपने बहुत कम रखा है कंपेयर टू जी, तो इससे आपको एक बेनिफिट भी होगा। आईजी यहां पे जो मैक्स जो आएगा आपके पास, ये एक्चुअली यहां पे जो ये करंट जो आ रहा होगा आई मैक्स, आई मैक्स बहुत बहुत ज्यादा होगा आईजी मैक्स से। क्यों? क्योंकि सारा करंट लगभग लगभग इसी से पास हो जा रहा है। तो अब देखिए आप आईजी मैक्स को नाप रहे हो, आईजी मैक्स को नाप रहे हो, तो उससे आपको एक रेंज और ज्यादा मिल जाएगी कि और करंट को भी हम नाप सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस दे के मैंने कर दिया, शंट रेजिस्टेंस से मैंने क्या कर दिया, मोस्ट ऑफ द करंट को बांट दिया, जाने के लिए बोल दिया उधर से, और इससे कम छोटा पोर्शन लिया जो करंट आ रहा था, उस छोटे से पोर्शन से मैंने एनालिसिस कर लिया और बता दिया कि इतना करंट है, और बाकी करंट को जाने दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पास आपका इंस्ट्रूमेंट भी सेफ रहा, और आपने जो मोर करंट आ रहा था उसको भी नापने का, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपने गैल्वेनोमीटर वाला अप्रोच अपनाया होता, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता, एक तो रेसिस्टेंस ही है। अब यहाँ पे आप आईजी से ज्यादा कहां प्रोड्यूस कर पाओगे, आईजी मैक्स से ज्यादा कहां नाप पाओगे। आईजी मैक्स कब आएगा, जब थीटा मैक्स आएगा। तो थीटा मैक्स जब रीच कर गया आपको, एक प्रकार से आईजी मैक्स उसके लिए आ गया, अब कहां से रीड कर पाओगे, और ये जो आई है वो आईजी मैक्स के बराबर है कि नहीं, यहाँ पे सॉरी आईजी, आई जो है ये आई वो आईजी के बराबर है। अब आईजी आप ज्यादा रख नहीं सकते हो, आई को अब ज्यादा ज्यादा आई वाला आप नाप नहीं सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरी चेंज हो गई। यहाँ पे स्टोरी ये है कि आईजी आपके पास, आई जो है आपके पास, आई जो है ऊपर, वो मच में ये वाला जो आई, अगर ऊपर वाला उधर वाला आ रहा है, ये एक्चुअली आईजी से बहुत ज्यादा है। अगर मैक्स हटा देता हूं तो जरूरी नहीं है कि मैक्स ही आ रहा हो, अभी कोई हो सकता है कि अभी बीच वाला भी कहीं यहाँ पे बना रखा होगा कोई थीटा, तो उसके हिसाब से अपना करंट आ रहा होगा, इतना रीड कर रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, ये आपका आईजी क्या है, इससे बहुत ज्यादा है आईजी, ये आई जो है आपके पास आईजी से बहुत ज्यादा है, तो आप ज्यादा वैल्यू के करंट को भी आप नाप सकते हो। दूसरी बेनिफिट क्या होगी, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। आर इक्विवेलेंट निकालने की सोचे होगे तो कैसे निकालोगे, ये इसका रेसिस्टेंस, आप इसको रेसिस्टेंस डायग्राम बना लो, तो ये आपके पास आ गया जी, और नीचे में आपके पास बन गया शंट रेसिस्टेंस, तो शंट रेसिस्टेंस आपके पास आ गया एस, इसके अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में है, ए बी के अक्रॉस, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, पैरेलल में आपके पास हो जाएगा जी टाइम्स एस, जी प्लस एस। अब देखो शंट रेसिस्टेंस बहुत छोटा है कंपेयर टू जी, तो इसको इक्विवेलेंट टू लिख सकते हैं जी इंटू एस बाई जी, और जी जी कैंसल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेशन, अब यहां से इक्वल टू एस, तो एक्चुअली में आर इक्विवेलेंट आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस आ रहा है।
इसका अर्थ क्या हुआ सर? अभी आपने जी और वो देखो, आपने जी जो लिया था वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एस। तो आप देखो एक प्रकार से आर इक्विवेलेंट यानी एम मीटर का, ये आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द एम मीटर। आपने एम मीटर का रेसिस्टेंस घटा दिया। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? जो आई डैश है उसके बहुत क्लोज हम वैल्यू नाप सकेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपके पास दो कारण है। शंट रेसिस्टेंस लगाने से आप क्या कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा करंट माप कर रहे हो। आप इस आई को नापना चाह रहे हो। जब आप गैल्वेनोमीटर लगा रहे हो तो आई बराबर आपके पास आई जी आ रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? आपके पास आई जी अलग हो जा रहा है, सेपरेट आउट हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है, और ये आई माइनस आई जी आ रहा है। ये आई माइनस आई जी बहुत ज्यादा होता है, सारा करंट इसी में लगभग लगभग पास हो जाता है। तो आपने एमीटर बना के एक प्रकार से कम उस सर्किट को, जो सर्किट है उसमें अगर हम एमीटर लाके जोड़ते हैं तो उसके रेसिस्टेंस, उस सर्किट के रेसिस्टेंस में चेंजिंग लगभग लगभग ना के बराबर आता है। तो मुझे एक ट्रू वैल्यू ऑफ करंट जो होना चाहिए था वो नाप सकता हूं। तो इस चीज को याद रखिएगा। एम मीटर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, उसको कहते हैं शंट रेसिस्टेंस। उसकी वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और उससे क्या होता है? वो एक रास्ता बना देता है कि मोस्ट ऑफ द करंट को उससे पास करा दे। और ऊपर वाला गैल्वेनोमीटर क्या कहता है कि इस भरे हुए, इतने भरे हुए एकदम फ्लड सा जो करंट आ रहा है उसमें एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया, उसकी टेस्टिंग की, और मैं अपने आप को सेफ भी बना के रखा, और उसको फिर वापस भेज दिया। यहाँ पे देखो आई जी यहाँ आया, आई जी अपना चला गया, और फिर वापस यहाँ पे आई माइनस आईजी यहाँ पे है, और यहाँ पे से आईजी आ रहा है, तो वापस आपके पास आई चला जा रहा है। तो गैल्वेनो ये एम मीटर में आपके पास आई करंट बह रहा है, उस आई करंट को ये नाप रहा है। ठीक है, तो आपके पास रेंज बढ़ गया। अब आप कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अब मैं 1 एम्पियर 2 एम्पियर वाला भी नाप सकता हूं करंट। गैल्वेनोमीटर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये देख लेना कि ये चीजें हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये करवाऊंगा। ये देखो ये चीजें वही वाली बात है। ये देखो ये गैल्वेनोमीटर आपके पास, ये सॉरी एम मीटर जो आपको ये दिख रहा है, ये इसके अंदर की मैकेनिज्म है। एक एम मीटर ऐसा बनाऊंगा, सिंबॉलिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये आई करंट क्या है? एम मीटर से पास हो रहा है, यही आई है। इस एम मीटर का अंदर में डाइसेक्शन करता हूं तो है क्या? एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर जानते हैं जैसे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको तोड़ देंगे और वहां पे क्या कर देंगे? गैल्वेनोमीटर घुसेड़ देंगे। और गैल्वेनोमीटर इस ब्रांच ऐसे देखो, इसी को ऐसे सीरीज में कह देते हैं कि इसको जोड़ दिया हमने। तो इससे क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो आई भी जाता है, लेकिन इसको अब क्या किया? एम मीटर बना दिया। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक शंट को गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक पैरेलल में रेसिस्टर लगाएंगे जिसको एस कहेंगे, और ये क्या होगा? बस का एस का जो वैल्यू होगा मच मच लेस देन जी। और फिर ये, अच्छा लेट हो गया क्या? हाँ लेट हो गया मैं। और फिर ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये कैसे आया? सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? आपको ये चीज दिख रहा है? ये देखो पैरेलल में है, तो ये एक जी रेसिस्टेंस हो गया इसका गैल्वेनोमीटर का, आई जी इससे करंट पास हो रहा है। तो मैं बोलता हूं इस पॉइंट ए बी, तो बताओ ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, देखिए करंट कहां से फ्लो कर रहा है? ए से बी की ओर, तो ऑफकोर्स हाई पोटेंशियल पे कौन होगा? ए माइनस वी बी। ये आपके पास क्या हो गया? डेल्टा वी। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ये एक रेसिस्टर हो गया। आप इसको गैल्वेनोमीटर को एक रेसिस्टर की तरह समझिए अभी के लिए। अभी के लिए मतलब अभी देखिए इसको,
इसको एक रेसिस्टर की तरह देखिए जिसका रेसिस्टेंस G है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, G टाइम्स IG। अब दूसरे ब्रांच के लिए देखिए, इसमें करंट कितना बह रहा है, इसका भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा भैया। ए हाई पोटेंशियल पे, बी लो पोटेंशियल पे है, तो ऑफ कोर्स VA माइनस VB, और ये हो जाएगा, यही होगा डेल्टा V अक्रॉस दिस रेसिस्टर S, एंड दिस इज इक्वल टू S टाइम्स I माइनस IG। अब ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो यही आ जाता है। तो ये आपको एक प्रकार से बता देगा S इज इक्वल टू G टाइम्स, ये देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये नीचे चला जाएगा यहाँ पे और यही आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये बताता है कितने सेंस, ये शंट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए इसके लिए। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कि शंट रेसिस्टेंस जो, सॉरी, शंट रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, कब के लिए, जब आपको देना हो कि आई आपके पास दिया हुआ हो, आई मैक्स खासतौर से देता है इस क्वेश्चन में, कि आपको मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर है उसको नापना है, जो कि इसमें जो जब मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रहा होगा आपके पास उस समय IG मैक्स जो हो रहा होगा ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे भी वही वाली बात हो जाएगा, जब यहाँ पे मैक्स लगेगा तो यहाँ पे भी वो मैक्स बन जाएगा और ये मैक्स बन जाएगा। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, ये सब पे लागू होगा, ठीक है। इसको मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक प्रकार से आप समझ गए कि एम मीटर को कैसे यूज करते हैं करंट नापने के लिए किसी सर्किट में, ठीक है। आगे वोल्ट मीटर है, और फिर उसके बाद हमारे पास, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ लिया, एम मीटर पढ़ लिया, वोल्ट मीटर पढ़ लिया, पोटेंशियोमीटर एक बहुत, उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस अब कर सकते हैं, ठीक है। लगाइए क्वेश्चन इसमें और देखिए इस पे, ठीक है बेटा। मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देने का, ठीक है। नहीं आता तो नहीं आता यार, अब इसमें क्या है। हाँ चलो बेटा,